हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, आज से हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे जो हमारी NIOS की DLED की जो बुक्स हैं उनको हम कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इन बुक की जो समरी है हमारी NIOS बुक की, इस कंप्लीट समरी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और स्पेशली ये फोकस रहेगी DSSB का जो हमारा एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर PRT में 100 मार्क्स की आपकी पेडागोजी सेक्शन रहता है। और बाकी के TCT लेवल के लिए, PGT लेवल के लिए और हमारा जो KVS के एग्ज़ाम्स होते हैं, NVS के एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी हमारी ये हेल्पफुल होगी। इन सीरीज़ के ऊपर कम्प्लीटली आई थिंक 100+ के आसपास आपकी वीडियोस हो जाएंगी। ठीक है, तो इस सीरीज़ में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा सा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए ये सीरीज़ लाया हूँ। ठीक है, और बाकी का देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए इसमें कुछ बेसिक जानकारी आपको देना आवश्यक है। देखिए, जो डीएलएड का कंप्लीट जो सिलेबस है हमारा, जो NIOS की बुक है, इस कंप्लीट पाठ्यक्रम को जो बांटा है उन्होंने, ऐसे बुक करके दी है 501, 502, और इसी तरीके से आप देखेंगे तो टोटल इनकी जो बुक का आप देख पाएंगे तो 510 तक ऐसे बुक है। और हर एक इस पाठ्यक्रम के अंदर, जैसे ये 501 है, इसके अंदर क्या किया इन्होंने, बाकायदा ब्लॉक बनाए हैं। क्या कर दिए इन्होंने, ब्लॉक बनाकर इसको बांट दिया। जैसे इन्होंने कह दिया ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। और इन ब्लॉक के अंदर भी क्या कर दिया, जो यूनिट है हमारी उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ब्लॉक के अंदर हमारी यूनिट को बांट दिया। अब देखिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम 501, ठीक है, जिसका नाम है भारत में प्रारंभिक शिक्षा, एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। लेकिन इसके अंदर भी आप पढ़ रहे हैं 501 ब्लॉक 1, और ब्लॉक 1 का नाम है भारत में प्रारंभिक शिक्षा, एक सिंहावलोकन। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और मैं इसको आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, ये 501 है, इसको कम्प्लीटली 3 खंड यानी कि ब्लॉक में बांटा गया। खंड 1, खंड 2 और खंड 3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसको बांट दिया। और हर ब्लॉक के अंदर, जैसे ये 501 का ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक 1, और इस ब्लॉक 1 वाली बुक के अंदर क्या किया गया, इन्होंने 4 यूनिट में इसको बांटा बकायदा। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग, हर यूनिट के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो आएगी। जैसे अभी यूनिट 1 में आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली पार्ट 1। ठीक है, फिर यूनिट 2 आएगी, इसी का जो पार्ट 2 है, भारतीय शिक्षा प्रणाली पार्ट 2। फिर अगला इकाई 3 में शिक्षा एक मौलिक अधिकार, और इसी तरीके से सीक्वेंस तक जाएंगे। और इसकी जब हम कंप्लीटली 10 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो पाठ्यक्रम 501 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 3 जो इसके अंदर ब्लॉक हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे और हमारी टोटल 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। ये कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे 502, और इसके अंदर स्टार्ट करेंगे फिर ब्लॉक 1, और इसमें भी यूनिट 1। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये वास्तव में ये मसला है क्या। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जिस यूनिट को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है भारतीय शिक्षा प्रणाली फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और डायरेक्टली मैं आपको समरी के ऊपर ले चलता हूं, और इसमें हम समरी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब आप पाठ्यक्रम 1 के, देखिए यहाँ पर भी स्पेशली किया है, आप इसे अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे। अब आप पाठ्यक्रम 1 के ब्लॉक 1, और ब्लॉक 1 का नाम है भारत में प्रारंभिक शिक्षा, एक सिंहावलोकन का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस ब्लॉक में 4 इकाइयाँ हैं, और प्रत्येक इकाई की अलग अलग उप इकाइयों में इन्होंने बांट रखा है। जो इकाई 1 है, यूनिट 1 है, आप इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो प्राचीन समय था, प्राचीन समय में जो गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु शिष्यों को किस तरीके से शिक्षा प्रदान करते थे, शिक्षा कैसे, क्या क्या माध्यम होते थे जहाँ से शिष्यों को शिक्षा मिले, किस तरीके से उन्हें डिग्रियां प्रदान की जाती थी, डिग्री प्रदान की भी जाती थी या नहीं की जाती थी। ठीक है, किस तरीके से क्या अनुशासन हुआ करते थे। और 1947 से पहले अंग्रेजों ने कई आयोगों का गठन किया हमारे जो शैक्षिक स्तर था उसको सुधारने के लिए। तो उसके लिए कौन कौन से आयोग बने अंग्रेजों के द्वारा, उन आयोगों ने क्या क्या कार्य किए, कब उनकी स्थापना हुई, और उनसे संबंधित क्या क्या डिटेल्स हैं, ये कंप्लीटली हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है,
वीडियो थोड़ा सा, हाँ, हर एक वीडियो आपका बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक के अंदर समरी है और आपको उसे डिटेल में समझना है अच्छे से, तो धैर्य तो आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मैं केवल आपके लिए 10-10 मिनट की वीडियो इसके ऊपर बना दें, ना जी। अगर इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसके अंदर डाटा है, तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो आज आप पढ़ने वाले हैं, ये देखिए इन्होंने और इसको बांट दिया छोटी छोटी उप इकाइयों में। प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा, गुरु की भूमिका, वर्तमान सांप्रतिक अध्यापक शिक्षा, एक अध्यापक की विशेषताएं, और बाकी के ये पूर्व स्वतंत्रता काल के जो आपके कंप्लीट 10 आयोग हैं, मकाले मिनट्स, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, विश्वविद्यालयों संबंधित आयोग, सैंडलर आयोग, हार्टग समिति, सप्रू समिति, अवार्ड वुड प्रतिवेदन, जाकिर हुसैन समिति और सार्जेंट प्रतिवेदन, हर एक के अंदर आपको डिटेल में हम डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और हमारी जो समरी के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते जाते हैं उन्हें हम उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन भारतीय शिक्षा एक संक्षिप्त सर्वेक्षण, और इसमें हमें पहला पॉइंट मिल रहा है कि ज्ञान को व्यक्ति का तीसरा नेत्र समझा जाता है, या कहा गया है कि जो जीवन के सभी मामलों को अंतर्दृष्टि प्रदान करे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्ति का तीसरा नेत्र समझा जाता है। वैसे तो भगवान शिव जो है, महादेव है, उनके था तीसरा नेत्र, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्ति का तीसरा नेत्र कौन सा है, तो ये ना कह देना बाबा भोलेनाथ की, ना जी ना। यहाँ पर बात कर रहे हैं तो व्यक्ति का तीसरा नेत्र माना उसकी नॉलेज को, उसके ज्ञान को। ठीक है, और कहा गया कि जीवन के हर एक पहलू, जीवन की हर एक घटना, हर एक स्टेप पर हमें जो मतलब सोचने और समझने की जो क्षमता प्रदान करता है वो हमारा ज्ञान ही प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला एक और पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। भर्तहरि ने नीति शतक में कहा है कि शिक्षा के बिना हम पशु समान हैं। पूछा जा सकता है कि किस किस लेखक के, किस साहित्य में या किस लेख में यह बात कही गई है कि शिक्षा के बिना हम पशु समान हैं, तो आप बताएंगे कि भर्तहरि के नीति शतक में यह कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है भर्तहरि के नीति शतक में? कि शिक्षा के बिना हम पशु समान हैं। देखिए, जो शिक्षा प्रारंभ होती है, शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वो उपनयन संस्कार से होता था, और शिक्षा दोनों ही जेंडर्स को प्रदान कराई जाती थी, लड़के को और लड़कियों को, दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हुआ करता था। और इस शिक्षा के अंदर भी जैसे हम बात करें, अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि सर लड़कों को तो देखा कि पुराने समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, राजकुमार हुए, वो तो शिक्षा ग्रहण करती थी, लेकिन इन्होंने स्पेशली मेंशन यहाँ पर ये भी किया हुआ है कि इतिहास में विख्यात विदुषी महिलाएं जैसे कि गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा, द्रौपदी इत्यादि के उदाहरण हमें मिलते हैं कि इन्होंने भी काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। इस शिक्षा में इन्होंने बताया कि जैसे जो निम्न स्तर की शिक्षा ग्रहण करते थे, उसमें क्या होता था कि दैनिक जो सांसारिक जीवन है उससे संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते थे उससे रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और उच्च शिक्षा जो होती थी, उच्च शिक्षा में क्या होता था कि जो व्याकरण की जानकारी है, जो पौराणिक कथाएं हैं, वेद है, युद्ध कौशल जो है, ललित कला, राज्य तंत्र, किस तरीके से राज करोगे आप, तो इस तमाम प्रकार की जो जानकारी और शिक्षा दी जाती थी वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत थी। व्यवहारिक जीवन जीने की जो शिक्षा थी, नॉर्मल आप अपना व्यवसाय कर सकें, अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें, इसकी बात कही जाती थी निम्न स्तर की शिक्षा। ठीक है, और जीवन की चारों अवस्थाओं में, जीवन की चार आश्रम जैसे बताए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तथा संन्यास, इसमें बताया गया कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग, हर जगह पर, हर अवस्था और हर आश्रम में एक अलग रोल हुआ करता था। कभी पुत्र के रूप में, तो कभी पति के रूप में, कभी पिता के रूप में। और बताया जाता था कि हर एक जो रोल मिला है आपको, चाहे वो पुत्र के रूप में मिला हो, पिता के रूप में मिला हो या पति के रूप में मिला हो, उसको आपको कैसे निर्वाह करना है, उसको कैसे, उसकी जिम्मेदारी को आपको संभालना है। ठीक है, तो ये बात होती थी यहाँ पर। चलिए और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा। हाँ, तो प्राचीन काल में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा की प्रणाली थी वह कौन सी हुआ करती थी, तो गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। अब गुरुकुल प्रणालियों में क्या होता था कि माता पिता और राजा महाराजा जो भी थे, उनके सभी राजकुमार भी और सामान्य व्यक्ति भी, क्या होता था कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुओं के आश्रम में जाते थे। और गुरुओं के आश्रम में जाते थे, वहीं पर गुरुओं के साथ वो रहते थे। ठीक है, और ये जो विद्यालय हुआ करते थे वो बोर्डिंग विद्यालय हुआ करते थे, मतलब वहीं पर आपको स्थायी रहना है।
अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी चाहे वह निर्धन हो अथवा धनवान हो या किसी उच्च घराने से संबंध रखता हो, को एक साथ रहना पड़ता था। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था। अब ये नहीं है कि आप इकोनॉमी की कंडीशन में अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छे पैसे वाले हैं या कोई अच्छी उच्च जाति से है, तो उनको एक साथ ही मतलब अलग अलग व्यवहार किया जाए ना। उनको एक ही साथ एक ही तरीके से रखा जाता था, सबके साथ एक तरीके से व्यवहार किया जाता था। जैसे कि वो उदाहरण के लिए आपको बता भी रहे हैं कि आपको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों एक साथ गुरुकुल में रहते थे। सुदामा गरीब थे, भगवान कृष्ण देखिए राजकुमार थे। ठीक है। गुरुकुल में शिक्षा जो हुआ करती थी वो निःशुल्क हुआ करती थी, परंतु गुरुकुल को चलाने के लिए सभी भिक्षा के रूप में मांगनी पड़ती थी। सुबह ही जाते थे और अपना जीवन यापन मतलब जो खाना खाने के लिए भिक्षा मांगने जाते थे, जहाँ भी आसपास आश्रम हुआ करता था, जो गुरुकुल था उसके सभी को एक समान माना जाता था। और गुरु जो था वो गुरुकुल का मुखिया हुआ करते थे, और जो सभी विद्यार्थियों के लिए पिता समान, माता पिता या संरक्षक के समान व्यवहार करता था। अब देखिए गुरु के लिए शुल्क लेना वर्जित था। यहाँ पर पुराने समय में कोई भी शुल्क किसी भी प्रकार की व्यक्ति से नहीं ली जाती थी। ये नहीं है कि स्कूल की तरह, जैसे अब स्कूल चल रहे हैं फीस लेते हैं 1 लाख 2-2 लाख तक फीस ले लेते हैं ना, कोई फीस नहीं ली जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो फ्री में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाती थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सही गुरु अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक एक विद्यार्थी जो हर समय विद्या का ग्राही होता था। क्या कह रहे हैं कि जो एक अच्छा गुरु होता था वो क्या होता था कि अपने अंतिम क्षण तक, लाइफ के अंतिम पहलू तक, अंतिम क्षण तक कुछ ना कुछ सीखता रहता था। जिस तरीके से एक विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। और यह हमारे आज के L3 टीचर की अवधारणा के अनुरूप है। लाइफ लॉन्ग लर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहां से क्वेश्चन मिला हमें, क्या क्वेश्चन मिला? क्वेश्चन में आएगा L3 कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप कहेंगे ये L3 क्या बवाल आ गया? तो L3 है लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है। तो याद रखेंगे इसे आप, लाइफ लॉन्ग लर्नर यानी कि जीवन की अंतिम सांस तक या अंतिम पहलू तक कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और उसे गाइड द साइड नो सेज ऑन द स्टेज समझा जाता था। अर्थात वह एक साथी के समान मार्गदर्शक था, ना कि मंच पर विराजमान महात्मा। यानी कि ये नहीं है कि गुरु मंच पर बैठे हुए हैं और एकदम लेक्चर दे रहे हैं और वीआईपी मतलब बच्चों को कुछ भी नहीं समझा जा रहा है, तुच्छ समझा जा रहा है। जी नहीं, एक अच्छे प्रॉपर मार्गदर्शक की भूमिका निभाते थे जो पहले के गुरु थे। अब तो खैर शिक्षा व्यवसाय हो गया है। ठीक है। जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाती थी तो गुरु अपने पुराने, वरिष्ठ तथा प्रतिभाशाली शिष्यों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल कर लेते थे। इससे अध्यापक को उसके कार्य में आवश्यक सहायता मिल जाती थी तथा उन पुराने विद्यार्थियों के लिए गुरु के प्रत्यक्ष परिवीक्षण में अध्यापन के प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हो जाता था, जो अध्यापक बनने के इच्छुक होते थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब मान के चलो किसी आश्रम में बहुत ज़्यादा ही छात्र आ गए किसी गुरुकुल में। अब एक ही गुरु है, इतने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो वो देखते कि उनके पुराने जो शिष्य पढ़ चुके हैं उनसे, और जो प्रतिभाशाली हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको अपने साथ ले लेते थे कि आप मेरे साथ क्या करोगे, इन शिष्यों को आप क्या करोगे, पढ़ाओगे। इससे क्या होता था कि एक तो जो गुरु हैं उनको सहायता मिल गई कि उनका जो कार्यभार था वो बट गया। ठीक है। पहले एक व्यक्ति था, अब 4 व्यक्ति हो गए। और दूसरा क्या होता था कि जो पुराने विद्यार्थी हैं अब आगे चलकर मान के चलो वो गुरु ही बनना चाहते हैं या अध्यापक बनना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या एक तरीके से ये उनका ट्रेनिंग पीरियड जैसा हो गया। मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहां से वो टीचिंग स्किल सीख रहे हैं, है ना। गुरु की भूमिका तथा उसके दायित्व। अब क्या है कि चलिए देखते हैं। गुरु गुरु जो था भैया क्या था? अध्यापक। यहां से देखते हैं, चलिए। यह देखना गुरु का ही कर्तव्य था कि विद्यार्थी विकास कर रहा है और गुरु तथा स्वयं की संतुष्टि से प्रगति कर रहा है। यानी कि उसकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? गुरु की, कि वो सीख रहा है चीज़ों को कि नहीं सीख रहा है। ठीक है। और इस संबंध की उपनिषद में भली भांति व्याख्या की गई है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना। अध्येता अध्यापक के चरणों में बैठकर विद्यार्जन करता था। जो शिष्य हुआ करते थे अध्यापक के चरणों में, मतलब ऊपर गुरु बैठे हैं और नीचे शिष्य बैठे हुए हैं और शिक्षा को ग्रहण करते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानियर विलियम द्वारा रचित शब्दकोश के अनुसार उपनिषद का अर्थ परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घाटित कर अंधकार को दूर भगा देना है।
अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। इसी तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं और फिर हम कहते हैं कि ना किसी सिलेबस से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, वो पूछेंगे कि 19वीं शताब्दी के किस लेखक द्वारा रचित शब्दकोश के अनुसार, यहाँ पर ये अब आपको दे देंगे क्वेश्चन, उपनिषद का अर्थ परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घटित कर अंधकार को दूर भगा देना है। तो यहाँ का कौन सा राइटर था, तो उस राइटर का नाम था मानियर विलियम। क्या नाम था, मानियर विलियम। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि मानियर विलियम ने जो उपनिषद का अर्थ बताया वह क्या बताया, तो उसने बताया कि परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित करके अंधकार को दूर भगा देना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको विशेषतः याद रखनी है। आप इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आप अलग से कॉपी नोट करें मेंटेन, और उसमें क्या करें, शॉर्ट नोट्स 501 ब्लॉक 1 यूनिट 1, और ये छोटी छोटी जो चीज़ें बेसिक में आपको बताता जा रहा हूँ, इनको आप क्या करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, औपचारिक रूप से कोई परीक्षा नहीं होती थी, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते थे, केवल दीक्षांत समारोह, जो मतलब लास्ट में जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है, दीक्षांत समारोह के समय गुरु यह घोषणा करता था कि अमुक विद्यार्थी ने अनुबद्ध स्टिपुलेटेड अध्ययन की पूर्ति के पश्चात स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है। पहले ऐसा नहीं होता था कि अब जैसे डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट, ये सिल्वर मेडलिस्ट, अलग अलग, तो पहले ऐसा नहीं था। केवल क्या होता था कि जब कंप्लीट जो जितने वर्ष की जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिष्य आश्रमों में आए हैं, शिक्षा कंप्लीट हो गई, अब गुरु अनाउंसमेंट कर देते थे कि इस बच्चे ने इतने अच्छे ये टॉपर है, ये सेकंड टॉपर है, इस तरीके से मौखिक रूप से क्या किया जाता था, उसको बोल दिया जाता था। चलिए, विद्यार्थी अपना गुरु तथा विषय चुनने में स्वतंत्र था, तो ये भी चीज थी। पहले जो विद्यार्थी थे वो अपना गुरु और विषय दोनों चुनने में क्या हुआ करते थे, स्वतंत्र थे। यद्यपि यह गुरु का विशेषाधिकार माना जाता था कि वह किस विद्यार्थी विशेष को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करे या ना करे। ठीक है, गुरुकुल में प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होते थे। जो गुरुकुल थे उसमें जो प्रवेश लिए जाते थे वो एक प्रवेश परीक्षाएं रखी जाती थी उसके लिए, और ये परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। और उच्च शिक्षा के जाने माने केंद्र जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका, ठीक है, जिसके जो कौटिल्य थे, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहें या चाणक्य कहें, जो इसके मुख्य संरक्षकर्ता थे, इनके समय में ही क्या है, सिकंदर अटैक करता है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय ये आपका बिहार में है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बल्लभी, नाडिया, कांची, बनारस इत्यादि स्थानों पर आयोजित की जाती थी। ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ पर करा ली जाए ना, इनको भी जो उच्च शिक्षा केंद्र माने जाते थे वहां पर प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती थी। किसके लिए, जो गुरुकुल में एडमिशन होगा उसके लिए। और इन केंद्रों पर पूरे भारत से तथा विदेशों से आप देख पाएंगे कि चीनी यात्री, विदेशी यात्री, बहुत दूर दूर तक के यात्री हमारे भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। ठीक है, और पाठशालाओं की भांति मध्यकालीन भारत में इस्लामी शिक्षा देने के लिए मस्जिदों में, निम्न स्तर की शिक्षा के लिए मकतब तथा उच्च प्रारंभिक के लिए मदरसे स्थापित किए गए। और धीरे धीरे यह सिस्टम आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, तो भारत का इतिहास भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। तो आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे, जैसे अभी क्या था कि अलग अलग शासक शासन कर रहे थे, अशोक कर रहा था, तो बौद्ध जो धर्म था उसको थोड़ी सी प्राथमिकता ज़्यादा मिली उसके समय पर। और धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि संस्कृत विद्यालय ये चलने लगे। फिर उसके बाद मुगल आ गए, तो मुगलों ने फारसी भाषा को ज़्यादा प्राथमिकता दी और उन्होंने मकतब और मदरसे स्थापित किए। धीरे धीरे उसके बाद अंग्रेज आएंगे और अंग्रेजों के बाद हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट बात इसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान सांप्रदायिक अध्यापक शिक्षा क्या है, तो चलिए इसको जानते हैं। यद्यपि प्राचीन भारतीय शिक्षा के ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिन्हें आधुनिक शिक्षा में अंगीकार किया जा सकता है, मतलब पुरानी समय की ऐसी बहुत सी चीजें जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ऐड कर सकते हैं। यदि आप आज एक व्यावसायिक अध्यापक बनना चाहते हो तो आपको विभिन्न कौशलों, गुणों को सीखना पड़ेगा। उनमें प्रवीणता यानी कि स्किल आपको प्राप्त करनी होगी और उन्हें आत्मसात करना होगा, और दूसरे व्यक्तियों के साथ अपनी अनून्य क्रियाओं में निर्देशित करना होगा। जैसे कि कुछ गुण उन्होंने बताए कि क्या क्या गुण होनी चाहिए एक शिक्षक के लिए, जो पुराने समय में थे और वर्तमान में आप इनको अपना सकते हैं। प्रभावनीय तथा सकारात्मक, यानी कि सकारात्मक रूप से सोचिए तथा दूसरों को भी सकारात्मक बनने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अब टीचर ही निगेटिव रहेगा भाई, तो बच्चों को क्या ज्ञान प्रदान करेगा, दिन भर टेंशन में डूबा है देवदास बनकर। जी ऐसा नहीं करना है ना। अभिव्यक्तिशील, दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना और प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित कीजिए।
आप दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने को भी क्या करिए, आप प्रोत्साहित कीजिए। एक अच्छा श्रोता होना, एक जब आप एक अच्छे श्रोता होते हैं तो आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं। विश्वसनीय होना, आपका ये व्यवहार जो है वो ईमानदार, खुला और प्रामाणिक होना चाहिए कि भैया हम तो बेधड़क बच्चों को पढ़ाते हैं, निडर रूप से पढ़ाते हैं और ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं। प्रीतिकर व्यवहार होना चाहिए, मतलब एक पोलाइटली व्यवहार होना चाहिए, सकारात्मक बच्चों के साथ सकारात्मकता से हो, और जो व्यक्तिगत भिन्नताएं उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना है और उन चीज़ पर ध्यान भी देना है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है आपको। व्यवस्थित, संगठित, योजनाबद्ध तथा क्रमबद्ध तरीके से कार्य करें। आत्मविश्वासी हो, अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन वाले हो, अपने उत्साह से भरा हुआ हो, रचनात्मक कार्य करने वाला हो, संवेदनशील हो, सहानुभूतिशील हो, बच्चों के प्रति सिंपैथी दिखाए, ठीक है। और नम्य यानी कि दूसरों की सहायतार्थ अपनी योजना और दिशाओं को बदलने में सक्षम। जिस तरीके से बच्चे सीखना चाहते हैं उस तरीके से आप अपनी शिक्षण विधियों में, अपनी योजनाओं में क्या करें, परिवर्तन करें। व्यक्तिगत रूप से अनुभूतिक्षम, प्रत्येक बालक को अनुमान व महत्वपूर्ण समझने वाला, हर बालक आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। मूल्य आधारित, मानव की योग्यता तथा सम्मान पर केंद्रित करने वाला। समुदाय के मूल्य के प्रति यानी कि आपको बच्चे के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण किस तरीके से करना है कि वह समाज और समुदाय के लिए एक अच्छा प्राणी बन सके। सुविज्ञ यानी कि जानकार हो, जो सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहता हो। सृजनात्मक हो, नए नए विचार उसके मस्तिष्क में आते रहते हों। सहनशील हो और अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो, ठीक है। एक अध्यापक को घमंडी हुए बिना आत्मविश्वासी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना है शिक्षक को घमंडी नहीं होना है कि थोड़ी सी भी जानकारी आ गई तो हम क्या है, घमंडी हो जाते हैं ना, ठीक है। तो ये इन्होंने बात यहाँ पर बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर लगी थी उन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर क्या है, मैं एक आगे चलकर, अभी तो नहीं फिलहाल, अभी तो ये सीरीज चल रही है, एक क्वेश्चन सीरीज भी लाऊंगा जिसमें कंप्लीटली आपके जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होगी ना पेपर में, उन कंप्लीट क्वेश्चंस को मैं आपके एमसीक्यू बेस्ड में आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। मजा आएगा इस सीरीज में बहुत आपको, ठीक है। बस ये थोड़ा सा सपोर्ट आप करते रहें। लॉरी लॉर्ड्स कर्व सेशन मॉडल में अध्यापक के लिए 4 प्रकार की भूमिकाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आप ये याद रखें, 4 प्रकार की भूमिकाएं अध्यापक के लिए कौन सी बताई गई हैं। तो लॉरी लॉर्ड्स कर्व सेशन मॉडल में पूछा जा सकता है, लॉरी लॉर्ड्स कर्व सेशन मॉडल में अध्यापक के लिए कितने प्रकार की भूमिकाओं का उल्लेख है। तो 4 प्रकार की भूमिकाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी हैं, तो अध्यापक के तर्क मूलक विधि, अनुकूली विधि, अन्योन्य क्रियात्मक विधि और विमर्शक विधि, ये 4 विधियां हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। चलिए, आज की भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति, पूर्व स्वतंत्रता काल, ठीक है। तो पूर्व स्वतंत्रता काल में धीरे धीरे और क्या चीजें आगे बढ़ती रही उनको भी जानते हैं। अब क्या हुआ कि वैदिक काल की समाप्ति तथा मध्य काल के दौरान मिशनरी तथा बहुत सारे धार्मिक समूह भारतीय जनता के लिए कुछ मूलभूत शिक्षा भारत में लाए थे। जैसे कि जो अलग अलग धर्म के आधार पर अब क्या होने लगी, शिक्षाएं बंटने लगी। जैसे जो गिरजाघर थे वहां पर अंग्रेजी में शिक्षाएं दी जाने लगी। देशीय जो अपने हिंदू थे वो संस्कृत के माध्यम से, मदरसों में फारसी तथा अरबी के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी। और मैंने ये चीज़ आपको अभी बताई भी थी। चलिए, भारतीय, हाँ, यहाँ से अपने काम की चीज़ चलती है। भारतीय इतिहास में शिक्षा की राज्य प्रणाली की स्थापना एक चार्टर अधिनियम के द्वारा औपचारिक रूप से हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर यानी कि घोषणा पत्र का नवीनीकरण ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रत्येक 20 वर्ष के बाद होता था। जब सन 1813 में यानी कि जो चार्टर अधिनियम लाए जाते थे ना, उसको रिन्यूअल जो कराया जाता था वो 20 वर्ष के बाद कराया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर रिन्यूअल में क्या चीज़ें हुई, जब सन 1813 में नवीनीकरण के लिए चार्टर लाया गया, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक वर्ष साहित्य के पुनर्जीवन, भारत के देशी विश्वविद्यालयों विद्वानों के प्रोत्साहन तथा ब्रिटिश क्षेत्रों के वासियों में विज्ञान के ज्ञान के संस्थापन तथा उन्नयन के लिए अलग से 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान करें। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि यह मुख्यतः चीज़ें जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में आई तो व्यापार के लिए लेकिन करने क्या लगी थी हुकूमत।
तो मुख्य रूप से इंडिया को जो कंट्रोल कर रही थी, जो रेगुलेट कर रही थी, वो कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लेकिन इसके लिए कंप्लीटली जो आदेश आते थे वो कहाँ से आते थे? ब्रिटेन से आते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी उसको 1813 में क्या किया, आदेश दिया कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो और अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि भारत के जो भी विद्वान हैं उनको ज़्यादा मोटिवेटेड किया जाए, साइंस के क्षेत्र में नई नई संस्थाएं स्थापित की जाएं। इसके लिए स्पेशली उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे, एक अलग से फंड निकालोगे और 1 लाख रुपए इस चीज़ पर स्पेशली क्या करोगे, आप खर्च करोगे। ठीक है। तो इसी क्षेत्र के लिए धीरे धीरे समय समय पर क्या होती रही, अब आयोग आएंगे, आपके करीब 10 आयोग हैं। तो आयोग स्थापित होते रहे। अब उसमें सबसे पहला आता है मकौले मिनट्स विवरण। ठीक है। लॉर्ड मकौले जो कि भारत के लिए बनी सर्वोच्च काउंसिल का सदस्य था और सन 1934 में भारत आया। उस समय जब ये लॉर्ड मैकाले भारत आया, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंक। ठीक है। मकौले भारत में केवल 4 वर्ष के लिए रहे, परंतु इस छोटी सी अवधि में उसने लाखों भारतीयों के भाग्य को सदा के लिए क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। और लॉर्ड मैकाले आया। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, स्पेशली फोकस किया अंग्रेजी पर। कैसे, तो चलिए जानते हैं। लॉर्ड मैकाले ने देशज संस्कृत तथा विधाओं, देशज ज्ञान, भाषाओं के माध्यम जैसे संस्कृत, अरबी तथा फारसी के विरुद्ध एक निर्णयात्मक आधार लेते हुए इन्हें नकारा। कहा गया था कि इन भाषाओं, संस्कृत में, अरबी में, फारसी में, इन भाषाओं में आप शिक्षा नहीं देंगे। आप शिक्षा जो देंगे वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आप शिक्षा देंगे, और मैं इसी को प्रमोट कर रहा हूँ। मतलब अंग्रेजी को जो स्पेशली प्रमोट जो किया था ना, वो स्टार्टिंग में प्रमोट किया किसने, लॉर्ड मैकाले ने कहा। ठीक है। और इस विषय पर उसकी धारणा भारतीय शिक्षा के इतिहास में मकौले मिनट्स के नाम से प्रख्यात, या ये कहें कि हमारे लिए कुख्यात हुए, क्योंकि उसी समय से हमारी जो हिंदी थी वो मुख्यतः क्या होती चली गई, कमजोर पड़ती चली गई, और मुख्य जो भूमिका दी गई वो किसको दी गई, अंग्रेजी को दी गई। हमें देसी शिक्षा पद्धति के विषय में सोचने भर में 100 वर्ष लग गए। देखिए, आप समझिए कि इतना लंबा समय लग गया। और हम मतलब, और इस चीज को भी स्पेशली कौन लेकर आए, सन 1937 में महात्मा गांधी ने वार्धा कॉन्फ्रेंस में बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा। यहाँ पर बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने कहाँ रखा, तो वर्धा कॉन्फ्रेंस में रखा। कब रखा, तो 1937 में रखा। और आज भी लगभग 200 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का जो मुख्य प्रावधान लेकर आए थे उसको आज तक भी हम नहीं मिटा पाए हैं। और हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं वर्तमान शिक्षा पद्धति पर आज भी मैकाले के प्रभाव किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में माता पिता आज भी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देखिए, आप समझिए कितने दुर्भाग्य की बात है, जो हमारी राजभाषा हुई वही हमारी एक तरीके से राष्ट्रभाषा भी नहीं है। समझिए, जहां पर मुख्य हम लोगों की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी थी, उसको समाप्त कर दिया गया, और जिसको अंग्रेज लेकर आए उसको इतना प्रमोट किया गया कि आज आप देखिए कि माता पिता भी क्या है कि भैया कहीं दो मीडियम है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो ज़्यादातर प्रायोरिटी किसको देते हैं, इंग्लिश मीडियम को देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता चला गया, हमारी जो अन्य भाषाएं थी वो धीरे धीरे दबाव में आती हुई चली गई। और मकौले के मिनट्स तथा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, या जिसे कहें अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत को लॉर्ड वेटिंग, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से स्वीकार कर लिया गया, और आदेश दिए गए कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया जाए। देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि डाउनवर्ड या फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत को कौन लेकर आया, तो लॉर्ड मैकाले था, और इसने इम्प्लीमेंटेशन इसको मुख्य रूप से किसने कराया, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कराया। ठीक है। और इन्होंने कह दिया कि अब मुख्य रूप से जो शिक्षा दी जाएगी वो किस में दी जाएगी, आपकी अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी। तो लॉर्ड मैकाले मिनट्स जो है वो आपने पढ़ लिया। इसमें से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता दिए हैं, ऊपर हेडलाइन कर दिए हैं। अब इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती रहीं कहीं ना कहीं, और उसके बाद आया आपका वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच क्या करते हैं तो जानते हैं। लॉर्ड मैकाले के मिनट्स ने बेटिंग सरकार की शिक्षा नीति को प्रभावित किया, जो अगले 40 वर्ष तक रही। और सन 1853 में जब कंपनी चार्टर को नवीनीकरण विचार के लिए ब्रिटिश संसद के लिए लाया गया, जो चार्टर एक्ट था, मतलब जो अधिनियम हुआ करते थे उनको कंपनी के पास फिर रिन्यूअल के लिए लाया गया। तो जब ब्रिटिश संसद के सम्मुख आया तो संसद ने भारत में
शिक्षा की प्रगति की जांच की। उन्होंने देखा कि वास्तव में हमने आपसे जो चीज़ कही थी कि आपको ये कार्य करने हैं, उस चीज़ पर आपने काम किया है कि नहीं किया है। तो इस जांच के आधार पर की गई टिप्पणियों तथा प्रस्तावित सुधारों के रूप में शिक्षा का चार्टर, जैसे सन 1854 का वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, जारी किया गया। तो वहाँ के ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इस चीज़ पर पूरा स्पेशली उसे देखा और उन्होंने पाया कि यहाँ यहाँ इन इन क्षेत्रों में कमी है। आप स्पेशली अब क्या करें, आप इन चीज़ों पर काम करें और इसके लिए स्पेशली हम एक अलग से डिस्पैच जारी कर रहे हैं, एक चार्टर जारी कर रहे हैं, जैसे कहा गया 1854 का वुड्स डिस्पैच। भारत में वुड्स डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र समझा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में वुड्स डिस्पैच को क्या समझा जाता है? तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र। ठीक है। और ब्रिटिश संसद की ओर से शिक्षा नीति के रूप में अपनाई जाने वाली यह पहली सरकारी घोषणा थी। कौन सी? वुड्स डिस्पैच। ठीक है। और वुड्स डिस्पैच के द्वारा भारतवासियों की शिक्षा का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर डाला गया और स्पष्ट किया गया कि किसी भी अवस्था में इसकी अवहेलना ना हो। क्या कह दिया वहां की गवर्नमेंट ने कि भारत की जो एजुकेशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसमें आपने जो पुरानी लापरवाहियां दी हैं उनमें लापरवाही नहीं बरतनी है और स्पेशली इसकी क्या है, हमारे आदेश की अवहेलना ना हो जाए। आपको अच्छे से इस चीज़ पर क्या करना है, ध्यान देना है। और इस शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य का अंग्रेजी के माध्यम से प्रसारण था। कि जो उस समय की जो यूरोपियन सभी चीज़ें थी उनको भारत में बढ़ावा दीजिए, लेकिन किस माध्यम से? अंग्रेजी के माध्यम से। भारतीय भाषाओं के उन्नयन को प्रोत्साहित करना भी इस उद्देश्य में शामिल था। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या है, भारत की भाषाएं भी इंक्लूड की जा रही थी, लेकिन उस हद तक नहीं। प्रथम बार वुड्स डिस्पैच ने देश के 5 प्रांतों बंगाल, बम्बई, मद्रास, पंजाब तथा नॉर्थ वेस्ट प्रांत में डिपार्टमेंट और पब्लिक इंस्ट्रक्शंस खोले गए। उच्च शिक्षा के लिए समस्त संगठनात्मक व्यवस्था के साथ विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई गई और इस योजना के तहत 1857 में पहली बार 3 विश्वविद्यालय खोले गए। कौन कौन से? तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से खोले गए? तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। कब? 1857 में। किसके तहत? तो वुड्स डिस्पैच के तहत। वुड्स डिस्पैच के द्वारा शिक्षा के अधिकांश पक्षों से संबंधित अनुशंसाएं दी गई, रिकमेंडेशंस दिया गया कई चीज़ों को लेकर, जैसे देश भर में क्या हो, प्राइमरी स्कूल्स हो, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज तथा यूनिवर्सिटीज़ का एक कंप्लीट नेटवर्क हो। विद्यालयों को वित्तीय सहायता देने के लिए ग्रांट इन एड प्रणाली हो। महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रावधान और अध्यापकों को ट्रेनिंग कैसे दी जाए, इस सभी की बात इसके अंदर बाकायदा इसमें कही गई। ठीक है। तो एक शताब्दी के पश्चात भी वुड डिस्पैच भारतीय आकांक्षाओं को नहीं पहचान पाया कि वास्तव में हम क्या सीखना चाहते हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि सन 1857 के विद्रोह के तुरंत पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और सरकार सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गई। क्या हुआ? 1857 में भारत की सबसे पहली स्वतंत्रता की क्रांति की ज्वाला यहीं से तो भड़की थी कि बैरकपुर छावनी का सिपाही था मंगल पांडे, उसने मना कर दिया था गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस को मुंह से खोलने से। कह दिया गया मैं इसका विरोध करता हूं और अंग्रेजों ने उसे पकड़कर क्या कर दी, भी चौराहे पर फांसी दे दी। और यहीं से क्या हुआ, बहुत ज्यादा विद्रोह बढ़ गया अंग्रेजों के खिलाफ। और क्या हुआ, अंततः देखने को मिला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भंग कर दिया गया और महारानी ने कह दिया, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने कि अब हम सत्ता अपने हाथ में लेते हैं। और यहीं से पूरा का पूरा सिस्टम बदले और चीज़ें बदली और यहीं से फिर आगे चल के आप देख पाएंगे ये अभी ईस्ट इंडिया के अधीन आए थे। कौन कौन से आपके? पहला वाला और दूसरा ये वुड डिस्पैच। हंटर कमीशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण। वुड्स डिस्पैच 1854 की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए, अब देखिए हर एक सिस्टमैटिक जुड़ा हुआ है। ठीक है। आप देख पा रहे हैं अब वुड डिस्पैच ने क्या काम किए, क्या रिकमेंडेशंस किए, उनकी जांच के लिए लाया गया 1882 में हंटर कमीशन। ठीक है। जिसके कारण विद्यालयी शिक्षा को हाई स्कूल में 2 स्ट्रीम बनाकर सरल और कारगर बनाने का प्रयास किया गया। इनमें से एक धारा में पढ़ने वाले बच्चे विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जा सकते थे और दूसरी धारा वाले बच्चे, मतलब 2 स्ट्रीम बना दी गई, और दूसरी धारा वाले बच्चे वाणिज्य, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को अपना सकते थे। यानी कि एक तो क्या है कि मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह में अध्ययन करने के लिए जाइए और दूसरे कॉमर्स, वोकेशनल कोर्सेज,
टेक्निकल कोर्सेज हैं, इनको फोकस किया गया स्पेशली। ठीक है। विश्वविद्यालयों संबंधित आयोग, तो क्या बात हुई इसमें, 1904 में पारित विश्वविद्यालय अधिनियम, सन 1904 में पारित विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा दी जाएगी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक नियम और अधिगम निर्धारित किए गए। उन्होंने कहा कि जो एक नियम बनाया गया कि विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस वगैरह जो होंगे, स्कूल्स होंगे, उनको जो मान्यता देने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, विश्वविद्यालय करेगा। और आप आगे चलकर देख पाएंगे कि किस तरीके से लागू हुआ। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अगला आता है सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग, सैंडलर आयोग सन 1917 ने महसूस किया कि विश्वविद्यालय सुधार की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता की पूर्ति थी और यह मामला कॉलेज शिक्षा के द्विशाखन के कारण भी उत्पन्न हुआ। यानी कि जो वहाँ पर वो स्ट्रीम कर गया था ना, ऊपर 2 स्ट्रीम में बांट गया था चीज़ों को, उसके कारण भी ये पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हुआ। और इन्होंने क्या सिस्टम दिया, सैंडलर अपना अलग सिस्टम लेकर आए। सैंडलर आयोग ने रिकमेंडेशन किया कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन स्थापित किए जाएं, जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन तथा नियंत्रण आए। और इस प्रकार सैंडलर आयोग ने आज का जो हमारी 10+2 पद्धति या जूनियर कॉलेज की अवधारणा का बीज बोया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो हमारी 10+2 पद्धति या जूनियर कॉलेज की जो अवधारणा थी, इसकी शुरुआत किसने की, तो सैंडलर आयोग के द्वारा। इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम बदल दिए। इन्होंने कह दिया माध्यमिक शिक्षा वाला सिस्टम ये अलग, 9, 10, 11, 12 ये अलग और ये शुरुआत का अलग। ठीक है। यह पहली बार हुआ कि किसी आयोग ने इंटरमीडिएट कक्षाओं को हाई स्कूलों के साथ जोड़ा और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट शिक्षा के नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाए गए। अलग अलग बोर्ड ऑफ एजुकेशन बने, जो कि वर्तमान में हमारे क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन BSc, जैसे आप हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे कि आप, मैं MP की बात करूं तो MP BSc है ना, मध्य प्रदेश बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, RBSc राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। तो इस तरीके से ये अलग अलग एजुकेशन के लिए बोर्ड हो गए। हार्टंग समिति क्या कहती है, देश में शिक्षा की स्थिति की जांच करने के लिए 1929 में हार्टंग समिति की स्थापना की गई। देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये तो आप शॉर्ट नोट्स इनके बना ही रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप इसमें क्या करें कि कौन सी कमेटी या कौन सा आयोग कब आया, तो उसकी ईयर मेंशन करें। उससे रिलेटेड इंटरनेट से थोड़ा बहुत और कुछ डाटा आपको निकल सकता हो तो और निकाल लीजिए, ठीक है। वैसे इतना सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। समिति ने यह सिफारिश की कि अधिक बच्चे मिडिल स्कूल पास करने के बाद औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में भेज दिए जाएं, जहां टेक्निकल तथा औद्योगिक विद्यालयों में उन्हें विशेष शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। और इस समिति ने अध्यापक शिक्षा और माध्यमिक अध्यापक अवस्थाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जो मिडिल स्कूल पास हुए और उनको क्या कर दो आप, ITI वगैरह जो आपका होता है औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में भेज दिया जाए, जहाँ से आपके टेक्निकल पॉलीटेक्निक कॉलेज वगैरह के वाला कॉन्सेप्ट भी आगे चल के आएगा आपका। इसके लिए उन्होंने बाकायदा कहा कि इस तरीके का कुछ मॉडल तैयार होना चाहिए, हार्टंग ने कहा था ये, ठीक है। अगला है सप्रू समिति। सप्रू समिति की जो नियुक्ति थी, सप्रू समिति की नियुक्ति सन 1934 में उत्तर प्रदेश, उस समय का जो अपर प्रोविंस हुआ करता था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारणों की जांच करने हेतु की। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सप्रू समिति की नियुक्ति किस लिए हुई, तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए। कब हुई, तो 1934 में हुई, ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। अगला है कि इस समिति का मुख्य मेन फोकस क्या था, तो इस समिति का यह निष्कर्ष था कि हमारी शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को मात्र परीक्षाओं और डिग्रियों के लिए तैयार करती है, जीवन में किसी व्यवसाय के लिए नहीं। और वास्तव में देखते भी हैं कि हमारे भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी जो किताबें मात्र ये डिग्रियां जो हैं वो किसी काम की नहीं है। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि उस तरीके से एजुकेशन पर फोकस ही नहीं किया जाता है। हम मतलब व्यवसाय ग्रहण कर सकें। अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई, उस पर कहा गया है कि हाँ इसमें थोड़े से सुधारों की आवश्यकता है, तो अरे इसको पहले ही देख लेते, इतना जीवन तो खराब ना होता, है ना। तो ये बेसिक बात इन्होंने बताई गई कि क्या क्या काम होना चाहिए। इसमें कुछ सुझाव दिए इन्होंने, जैसे कि माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम लागू किए जाएं, जिनमें से एक विश्वविद्यालय डिग्री की ओर ले जाता हो। मतलब एक आप माध्यमिक स्तर पर 11, 12 में जो भी सब्जेक्ट हो, उससे फिर आप ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट ले सकें। इंटरमीडिएट स्टेज को समाप्त कर दिया जाए और माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष और बढ़ा दी जाए। अवर माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कर दी जाए।
विश्वविद्यालय के डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों को 3 वर्ष का कर दिया जाए। ठीक है, ये कितनी बातें कब की कही जा रही हैं आप देखिए। ये कब आया, सप्रू समिति कब आई है, 1934 में। और इसको अब लागू कब कर रहे हैं ये देश के महान नेता, अब लागू कर रहे हैं। ये वर्तमान जो तीसरी शिक्षा नीति आई उसमें कह रहे हैं कि हाँ व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए आपकी कक्षा 6वीं से स्टार्ट, है ना। इसको पहले ही देख लेते। चलिए कोई बात नहीं है। अबॉट वुड प्रतिवेदन रिपोर्ट क्या कह रही है ये अबॉट प्रतिवेदन रिपोर्ट? तो चलिए इसमें बात करते हैं कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सन 1935 के प्रस्ताव का पालन करते हुए 1936 में 2 विशेषज्ञ थे, कौन कौन से, श्री अबॉट और वुड। इन्हीं की वजह से इसका नाम पटा अबॉट वुड प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट। ठीक है, इनको आमंत्रित किया गया ताकि वे सरकार को व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं पर सलाह दे सकें। भैया इसके ऊपर कोई बोलने वाला ही नहीं था पहले, तो स्पेशली 2 बड़े बड़े एडवाइजर लिए गए, अबॉट और वुड। और इन विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट 1937 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में व्यावसायिक संस्थाओं का एक पूर्ण प्रतिक्रम सुझाया गया जो उन संस्थाओं के समानांतर था जो सामान्य शिक्षा प्रदान करते हैं। इन्होंने कहा कि आप कुछ एक अलग से ऐसी संस्था बना दो ना जिस पर मतलब बच्चों को यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती रहें। और इन संस्कृतियों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक नए प्रकार की तकनीकी शिक्षा संस्था का उदय हुआ जिसे पॉलीटेक्निक नाम दिया गया। देखिए पॉलीटेक्निक की बात हुई थी हमारी ऊपर, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलीटेक्निक को स्पेशली कौन सा बोर्ड या कौन सी रिपोर्ट लाई, तो अबॉट बोर्ड प्रतिवेदन के तहत आया था आपका पॉलीटेक्निक, जिसमें स्पेशली उन्होंने बता दिया कि अब आप यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करिए। अगली है जाकिर हुसैन रिपोर्ट। जाकिर हुसैन समिति क्या कहती है, सन 1937 में आई है। और जब 7 प्रांतों में देसी निवासियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रांतीय सरकारें बन गई तो उन्होंने अपना ध्यान शैक्षिक सुधारों पर दिया। 1937 में वार्धा में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा सुझाया गया कि यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। चलिए क्या बात कही गई इसमें, यह चीज़ कही गई कि नेशनल लेवल पर 7 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आप उनकी मदर टंग में देंगे, मातृभाषा में देंगे। कब बात कही गई, 1937 में। किस रिपोर्ट में, जाकिर हुसैन रिपोर्ट में। कहाँ पर, तो जो सम्मेलन हुआ था वर्धा सम्मेलन, राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन हुआ था 1937 में, उसमें महात्मा गांधी ने कह दिया कि भैया ये अंग्रेजी वगैरह इनको साइड में रखो और बच्चों की मातृभाषा में उसकी कम से कम 7 वर्ष तक तो शिक्षा उसकी मातृभाषा में दो, से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसमें शैक्षिक प्रक्रिया को इस समस्त अवधि में हाथ से किए जाने वाले उत्पादक कार्य के इर्द गिर्द माना गया। और उन्होंने कहा कि आप जो बच्चों को शिक्षा देंगे ना वो हैंडक्राफ्ट पर फोकस करिए, जिससे कम से कम जब वो हस्तकला हस्तशिल्प इसमें जब निपुण होंगे तो कम से कम अपनी लाइफ तो सर्वाइव कर पाएंगे, आगे अच्छे से अपना जीवन तो जी पाएंगे। और इस समिति ने अपनी प्रथम व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा स्कीम तैयार की और इसकी रिपोर्ट 2 दिसंबर 1937 को प्रस्तुत की और इस स्कीम को वार्धा स्कीम या बेसिक शिक्षा के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बाकायदा कह दी इसमें। ये बेसिक जो चीज़ मैंने बताई कि अगर आप हैंडक्राफ्ट में निपुण होंगे तो आप कुछ ना कुछ कमाना सीख ही जाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। और इसी से जो छोटे छोटे उद्योग हुए, कुटीर उद्योग, उनको भी बढ़ावा कहीं ना कहीं मिला, है ना। अगली लास्ट आती है हमारी सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट पहली ऐसी व्यापक स्कीम थी जिसमें शिक्षा के सभी स्तर तथा पक्ष पूर्व, जैसे कि प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, हाई स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा तथा साथ साथ तकनीकी व्यावसायिक समृद्धियां सम्मिलित थी। अध्यापन समृद्धि को यथेष्ट महत्व दिया गया। अध्यापकों के वेतन तथा सेवा शर्तों में भी सुधार किए गए कि शिक्षकों को के लिए क्या सैलरी होनी चाहिए, उनकी सेवा जो है सर्विस, उसमें कुछ सुधार किया जाए। उत्पाद शिक्षा पर बल दिया गया। देश में बेरोजगारी की गहन समस्या पर विचार किया गया और ये तमाम मतलब जो ठोस सबूत थे, ठोस जो आधार थे वो इस रिपोर्ट ने पेश किए और बाकायदा उसमें आगे चल के सुधार हुए। तो ये आपने 501 का ब्लॉक 1 का चैप्टर 1 यूनिट 1 कंप्लीट किया यहाँ तक। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ें, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करिए। हमेशा आपके साथ हैं, जुड़े रहे हैं। ठीक है, ख्याल रखिए, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।